Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval history and in this segment we are into early medieval phase. And today in the early medieval phase we are going to discuss about the Lohar dynasty. Lohar dynasty or you may say Lohar Vansh in Hindi. We are going to discuss about Lohar dynasty of Kashmir. So far we have discussed the three dynasties of Kashmir. K stands for Karkota, U stands for Utpala, Y stands for Yaskar, and today we are going to discuss about this Lohar dynasty. L stands for Lohar. Okay, तो आज हम लोहार वंश को पढ़ने वाले हैं कश्मीर में। कश्मीर का जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक वंश था, ठीक है, अर्ली मेडिएवल फेज में, तो उसे हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर मैंने आपको यह बताया कि जब भी हम मेडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं, हर वीडियो में बताना मेरे लिए आवश्यक हो जाता है ताकि आपका एक सीक्वेंस बन जाए। जब भी हम मेडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं, देखिए यहां अर्ली मेडिएवल फेज की बात, मेडिएवल फेज यानी मध्यकालीन भारत की बात करते हैं या मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, तो इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, एक अर्ली यानी पूर्व और दूसरा लेटर यानी बाद का जो मेडिएवल फेज है। जो पूर्व मध्यकाल है ये बेसिकली हर्षवर्धन के बाद से, यानी आप कह सकते हैं 6th सेंचुरी एडी से लेकर आपको 7th सेंचुरी एडी से लेकर 7th सेंचुरी एडी से आप कह सकते हैं 12th सेंचुरी एडी तक, या कहीं कहीं 8th सेंचुरी एडी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक इसे रखा जाता है। एग्जामिनेशन में कई बार 7th to 8th सेंचुरी एडी दे देता है, 7 to 12th सेंचुरी एडी दे देता है, यानी कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय दे देता है, या फिर दे देगा 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय। तो दोनों को अर्ली मेडिएवल फेज माना जाता है। बेसिकली हर्षवर्धन के बाद से ही, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने हर्षवर्धन को पढ़ा था जिनका शासनकाल 606 से एडी से शुरू होता है, 606 ईस्वी से, और वो 647 ईस्वी तक यानी 647 एडी तक चलता है। तो 647 एडी से लेकर आप ओवरऑल मान लें 12वीं शताब्दी तक का समय जो है वही पूर्व मध्यकाल या अर्ली मेडिएवल फेज है। ये मैं बता चुका था, आपको बता चुका हूं। और बाद का, जब से दिल्ली सल्तनत और मुगल वाला जो पीरियड है वो लेटर या मेन जो मध्यकाल है वही है, जिसे बाद का मध्यकाल हम कहते हैं। अब इसको भी सुविधा की दृष्टि से हमने पढ़ने की सुविधा हो जाए हमें, तो इसे सुविधाजनक बनाने के लिए हमने अर्ली मेडिएवल फेज को भी 3 पार्ट में बांट लिया है, एक नॉर्थ, फिर साउथ, और तीसरा नॉर्थ से ही आपको नॉर्थ वेस्ट से मुस्लिम इन्वेजन कुछ होंगे, ये हमने देख लिया है। और लेटर वाले को, बाद वाले को दिल्ली सल्तनत और मुगल में हमने बांटा है 2 पार्ट में। तो यहां पर जब हमने पढ़ना शुरू किया था पीछे मेडिएवल हिस्ट्री को, तो उसी समय मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के बाद से ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में आप देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे राजपूत किंगडम्स, छोटे छोटे या राजपूत डायनेस्टी जो है उभर के आए थे। और यहीं पे आप देखेंगे कि यहां पर गुर्जर प्रतिहार होंगे राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में, यहां पर गुर्जर प्रतिहार, तो यहीं पे गुजरात का जो ये क्षेत्र है यहां पे आपको चालुक्य या सोलंकी होंगे। इसी तरह से मालवा में परमार होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको अजमेर में चौहान होंगे जो दिल्ली तक जाएंगे। गढ़वाल में आपको आ जाएंगे, ये गढ़वाल में गढ़वाल वंश आ जाएगा कन्नौज में, यहाँ पे कन्नौज है तो यहाँ पे गढ़वाल वंश आ जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे बुंदेलखंड में जेजाज भुक्ती आ जाएगा। इधर पालास भी होंगे पूर्वी भारत में, बंगाल और बिहार में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पाला, हालांकि ये जो पालास हैं बंगाल और बिहार में, तो ये पालास जो हैं ये राजपूत तो नहीं है लेकिन राजपूत पीरियड में एक्टिव हैं, ये गुर्जर प्रतिहार हैं, ठीक है। और यहां एक और वंश दिखाई देगा साउथ में, ये साउथ में एक राष्ट्रकूट वंश है। तो आप देखेंगे कि इसी कन्नौज के लिए, ये जो कन्नौज है यहां पर, इसी के लिए एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होगा। ये हर्षवर्धन के बाद, या आप देखेंगे कि यहां पर नॉर्थ इंडिया में राजपूत किंगडम्स होंगे बहुत सारे, करीब करीब 36 क्लैन बताए गए हैं, 36 वंश बताए गए हैं, और महत्वपूर्ण वंशों को हमने पढ़ लिया है जो मैं यहां बता रहा हूं। तो ये नॉर्थ इंडिया में एक्टिव रहेंगे।
अर्लीस्ट राजपूत किंगडम यहां पर कौन होगा, तो गुर्जर प्रतिहार होंगे ये वाले, ठीक है। ये कन्नौज है और ये पालाज है। तो आप समझिए कि यहां पर एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी दिखेगा कन्नौज को लेकर, क्योंकि हर्षवर्धन के समय से ही पॉलिटिकल सेंटर स्टेज जो है वो अब कन्नौज हो चुका था, जो कि आप देखेंगे तो 6th सेंचुरी बीसी से लेकर आपको गुप्ता पीरियड तक, एंशिएंट हिस्ट्री जब हमने पढ़ा वहां तक आप देखेंगे कि मगध और पाटलिपुत्र का वर्चस्व रहेगा। पॉलिटिकल सेंटर स्टेज में मगध या पाटलिपुत्र रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप हर्षवर्धन में आएंगे, हर्षवर्धन के काल में आएंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में, तो कन्नौज पॉलिटिकल सेंटर स्टेज हो जाएगा। बहुत ही वैभवशाली है, हाँ, फर्टाइल लैंड है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसी वजह से कन्नौज के अधिकार के लिए एक ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल यहां से शुरू होगा। देखिए ये गुर्जर प्रतिहार इधर से आएंगे, इधर से पाला जाएंगे और दक्षिण से एक शक्ति राष्ट्रकूट आएगी और यही कन्नौज के लिए ये फाइट करेंगे और अंत में इसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत होगी। तो ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल हमने यहां पे देखा था। राजपूत वंशों के ओरिजिन को यहां पर देख लिया था, ठीक है। उसी तरह से यहीं पर अब हम उतना देखने के बाद कश्मीर वाले पार्ट में है, ठीक है। कश्मीर में 4 डायनेस्टी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। कश्मीर में 4 डायनेस्टी की बात यानी वंश की बात कर रहे थे। कारकोटा वंश, के स्टैंड्स फॉर कारकोटा, यू स्टैंड्स फॉर उत्पल एंड वाई स्टैंड्स फॉर यशकर। इन तीनों वंशों को हम देख चुके हैं पीछे के वीडियोस में और आज हम इसी लोहार वंश को देखने जा रहे हैं जो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से नॉर्थ इंडिया में हमने बांटा। फिर साउथ में यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे, यहां तो राष्ट्रकूटों को देख ही रहे हैं, हाँ ये राजपूत नहीं है लेकिन ये साउथ से, चूंकि ये कन्नौज के लिए फाइट कर रहे हैं तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है मेडिएवल, अर्ली मेडिएवल फेज में, पूर्व मध्यकाल में। तो ये मैंने बताया है आपको पहले भी कि यहां पर जो राष्ट्रकूट हैं, इसके अलावा साउथ के और भी मुख्य वंश हैं, हाँ, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, पल्लवाज, राष्ट्रकूटाज, सबको हम देखेंगे कहां पे, एंशिएंट हिस्ट्री, साउथ इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी कि दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में वहां हम देख रहे हैं। वो भी हमारा क्लासेस रेगुलर चल रहा है तो वहां हम उस तरफ देख रहे हैं। हम पूरा साउथ इंडिया को ही पढ़ रहे हैं तो वहीं पे हम साउथ इंडिया वाले हिस्ट्री में, हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, वहां पे हम देखेंगे राष्ट्रकूटों को, हाँ, आपको वकाटकों को भी देखेंगे। उसके बाद हम वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, पल्लव वंश, इन सबको हम देखने वाले हैं साउथ इंडिया के हिस्ट्री में। वहां एक और महत्वपूर्ण वंश आपको देखने के लिए मिलेगा, चोल वंश, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में चोल वंश को हमने एक तो संगम एज में देख लिया, वो पूरा हम कर चुके हैं, मैं पूरा पढ़ा चुका हूं दक्षिण भारत के इतिहास में। यहां पे जो मध्यकालीन चोल होंगे, जिन्हें इंपेरियल चोला भी कहा जाता है, वो यहां पर दिखेंगे। तो अब हम साउथ इंडिया में, जैसे ही हमारा कश्मीर और उसके बाद एक हिंदूशाही वंश है वो यहां पे नॉर्थ इंडिया खत्म हो जाएगा, तो फिर यहां पर हम देखेंगे क्या, यहां पर हम सिर्फ इंपेरियल चोलास को देखेंगे। संगम एज में जो चोला थे उनसे ये चोल डिफरेंट हैं, तो यहां पर देखेंगे। और बाकी जो दक्षिण भारत के जो अर्ली मेडिवल फेज में जो एक्टिव डायनेस्टीज हैं, राष्ट्रकूट, आपको वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, पल्लव वंश, वो सब हम दक्षिण भारत के इतिहास में देखेंगे, प्राचीन इतिहास, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में, यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में हम वहां पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद जैसे ही खत्म होगा, यहां हम सिर्फ इंपेरियल चोलास को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आप नॉर्थ इंडिया में ही देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट से, इधर से मुस्लिम इन्वेजन होगा, तुर्कों का, पहले अरबों का फिर तुर्कों का, ये भी हम देखेंगे। तो पूरा अर्ली मेडिएवल फेज खत्म हो जाएगा। और जैसे ही अर्ली मेडिएवल फेज आपका खत्म हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है मुस्लिम इन्वेजन में। पहले आपको अरबों का होगा, फिर तुर्कों में पहले आपको मोहम्मद गजनवी का होगा, ये दोनों अफगानिस्तान से आएंगे, फिर मोहम्मद गोरी, ये सब अफगानिस्तान से आएंगे, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, जो कि हम देखने वाले हैं यहां पर, ठीक है। तो इनका जब अटैक होगा और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। तो यहीं से हम ये अर्ली मेडिएवल फेज से हम लेटर मेडिएवल फेज में इन कर जाएंगे दिल्ली सल्तनत से, और फिर हम पहले दिल्ली सल्तनत देखेंगे, फिर मुगलों को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने फिर एक बार आपको ओवरऑल रिव्यू दे दिया पूरा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसको समझने के बाद। यहां पर अभी हम देख रहे हैं, यहीं पे हैं नॉर्थ इंडिया में, और यहां पर हम अब कश्मीर को देख रहे हैं। कारकोटा वंश, उत्पला वंश, यशकर वंश पढ़ चुके हैं। लाहौर वंश की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं।
आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर वीडियो में बताते चलता हूं कि कश्मीर के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो कल्हड़ के राज तरंगनी से मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो कल्हड़ की राज तरंगनी है। इसके अलावा बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र का और कथा सरित सागर सोमदेव का, ये भी, इनसे भी कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन एग्जाम में है कि सबसे महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है, तो राज तरंगनी। और राज तरंगनी के बारे में मैं बता चुका हूं कि राज तरंगनी के 8 पार्ट हैं, 8 भाग हैं, 8 हिस्से हैं, जिनको तरंग भी कहा जाता है। इन हिस्सों को पहले 3 तरंगों में, यानी पहले 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कश्मीर के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद 4, 5 और 6 यानी 4th, 5th एंड 6th पार्ट में, यानी 4th, 5th एंड 6th तरंग में आपको जानकारी मिलती है कारकोटा वंश एंड उत्पला वंश के बारे में। और फिर आपको देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है कि राज तरंगनी में लोहार वंश के बारे में राज तरंगनी में जो जानकारी मिलती है वो 7th to 8th पार्ट में मिलती है, यानी 7th to 8th तरंगों में मिलती है। तो राज तरंगनी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कल्हड़ ने लिखा है इसे। और बाद में आप एक कश्मीर के शासक आएंगे जैनुल आबिदीन, उनके समय आपको पहले जोनराज और फिर श्रीवर, इसको एक्सटेंड भी करेंगे, राज तरंगनी को आगे भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं पहले ही आपको सारा चीज। आपको बस ये याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है, कल्हड़ है। ये बस आपको ध्यान रखना है कि बड़े इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कि कहीं एग्जाम में पूछ दे कि ये किसका लिखा हुआ है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखिए, जब हम लोहार वंश की बात करते हैं तो लोहार वंश में सबसे पहले हम बात करेंगे संग्राम राज की, जो कि ये फाउंडर हैं और ये भतीजे हैं, यानी कि नेफ्यू हैं किसके, रानी दिद्दा के। अब रानी दिद्दा कौन थी, मैंने जब आपका पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो पिछले वीडियो में हमने इस वंश को पढ़ा था, यशकर वंश को। Y स्टैंड्स फॉर यशकर। तो यशकर वंश में आप देखेंगे कि एक ही शासक है क्षेमेंद्र गुप्त, उनकी पत्नी है दिद्दा, ठीक है, और वो लोहार वंश की हैं कहा जाता है। तो उनकी जो पत्नी है, तो उनके डेथ के बाद रानी दिद्दा जो है क्षेमेंद्र गुप्त की डेथ के बाद अपने बेटे अभिमन्यु की संरक्षिका के रूप में भी शासन करती हैं यशकर वंश में। तो उन्हीं का भतीजा है रानी दिद्दा का जो भतीजो, यशकर वंश में जो ब्याही गई थी रानी दिद्दा, उन्हीं का भतीजा यानी नेफ्यू है कौन, संग्राम राज। ये जो है फाउंडर है। ये रानी दिद्दा यशकर वंश के शासक क्षेमेंद्र गुप्त की पत्नी थी। ये आपको ध्यान रखना है, रानी दिद्दा। ठीक है, इन्होंने 2 शहर भी बसाए थे, दिद्दापुरा और कंकनापुरा करके ये 2 शहर भी बसाए थे। तो ये बस इनके बारे में, संग्राम राज के बारे में यही जानकारी हमें लेनी है। उसके बाद दूसरा शासक जो है ये हर्ष। अब हर्ष के बारे में देखिए, ये मिश्रित गुणों वाला कहा जाता है। ही वॉज ए पर्सन ऑफ मिक्स्ड क्वालिटीज। अब देखिए, पॉजिटिव भी पॉइंट है इसके पास, नेगेटिव। पॉजिटिव क्या क्या है, एक तो स्कॉलर है, खुद ही बहुत बड़ा विद्वान है, और पैटर्न भी है किसका, संरक्षक है बड़े बड़े स्कॉलर्स का। देखिए, विद्वानों का संरक्षण भी देता है। उसके बाद ये कोर्ट एडवाइजर इसके पास कौन है, इसका कोर्ट एडवाइजर जो है वो कल्हड़ है। यानी कल्हड़ जो है, जो राज तरंगनी लिखा है कल्हड़ ने, वही इसका कोर्ट एडवाइजर, दरबार का सलाहकार जो है वो कल्हड़ है। और कहा जाता है कि कल्हड़ ने अपने करियर की शुरुआत जो है वो हर्ष के समय से ही की थी। ठीक है, तो पहले तो हर्ष खुद ये स्कॉलर है, पैटर्न है किसका भाई, स्कॉलर्स का, विद्वानों का, और कोर्ट एडवाइजर इसका कौन है, हर्ष का, कल्हड़। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, ये खुद ही है, यानी स्कॉलर है कौन, ये हिमसेल्फ एक बड़ा स्कॉलर है। ठीक है, खुद ही एक बड़ा स्कॉलर है। ये संरक्षक है, पैटर्न का मतलब संरक्षक होता है बड़े बड़े विद्वानों का। इसका जो कोर्ट एडवाइजर है किसका, हर्ष का, वो कल्हड़ है जिसने राज तरंगनी लिखा। ठीक है, राज तरंगनी पे हम पूरा वीडियो कर चुके हैं। राज तरंगनी में
एंशियंट कश्मीर से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के बारे में जानकारी है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब मैं बता चुका हूं पहले। सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे इसने सामाजिक सुधार भी किए। इसको फादर ऑफ न्यू फैशन, हाँ, नवीन फैशन का जनक, नवीन फैशन का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्ष का। फादर ऑफ न्यू फैशन किसे कहा जाता है? हर्ष को। तो इसे कहा जाता है नवीन फैशन का जनक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल यहां से बन सकता है, ठीक है। कोर्ट एडवाइजर इसका कौन था? कल्हड़ था। अब नवीन फैशन में आप देखेंगे जैसे कश्मीर में टोप पहनना, बड़ा सा टोप होता है, बिना दाढ़ी के मूंछ रखना, शॉल ओढ़ना, ये सब कहा जाता है कि ये सब फैशन में आता था, जो कि इसी के द्वारा शुरू किया गया था, हर्ष के द्वारा। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कश्मीर का नीरो कहा जाता था। अब ये नीरो कौन था? देखिए, नीरो जो था रोम का एक शासक था, जो कि रोम का एक शासक था नीरो। ये इसको मैं ठीक कर दूं, ये देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, नीरो। नीरो, कश्मीर का नीरो। तो ये नीरो कौन था? नीरो रोम का एक शासक था, जो कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था, ठीक है, तो वो बंसी बजा रहा था, यानी कि आनंद मना रहा था, वो मौज कर रहा था। तो इसलिए इसको रोम का नीरो क्यों कहते हैं? कि इसके पास एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? कि इसने इवन, देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इवन इन द टाइम ऑफ फैमिन, अकाल, अकाल जो है ना, देखिए अकाल के समय हेवी टैक्सेस इसने लगा दिया था, ठीक है, हेवी टैक्सेस इवन इन द टाइम ऑफ फैमिन या अकाल। देखिए इसीलिए इसको कहा जाता है कश्मीर का नीरो। देखिए एक तो अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से ये टैक्स लगा रहा है हेवी, अलग अलग तरह का, तो कश्मीर का नीरो इसीलिए कहा गया। नीरो भी रोम का शासक था, और उसने क्या किया, जब रोम जल रहा था तो वो बंसी बजा रहा था, मौज मना रहा था, तो इसलिए इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो ये सवाल बनता है एग्जामिनेशन में कि कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो हर्ष को। अच्छा, कल्हड़ ने देखिए इसकी आदतों की वजह से इसे तुर्क राजा कहा। तुर्क राजा कहा था कल्हड़ ने, जिसने राजतरंगिणी लिखा, हाँ, और इसका ये एडवाइजर भी था कल्हड़। तो इसने कहा था कि लूटा था, प्लंडर किया था, लूट किया था मंदिरों का और मस्जिदों का, यानी टेम्पल्स और मॉस्क को इसने लूटा था। हर्ष के बारे में तो कुछ मिश्रित गुणों वाला था, यानी इसके पास पॉजिटिव क्वालिटीज भी थी और नेगेटिव क्वालिटीज भी थी, तो दोनों चीजें यहां पर हमने बता दिया। इसके समय लोग रिवोल्ट कर देते हैं, और रिवोल्ट करने वाले में प्रमुख दो ब्रदर हैं, उज्ज्वल और सुसल। ध्यान रखिएगा, बगावत हो जाती है, रिवोल्ट का मतलब उज्ज्वल और सुसल। ये राजमहल में घुसकर, ठीक है, राजमहल में घुसकर कत्लेआम करेंगे, ठीक है। और इसमें कौन मारा जाएगा? भोज है, जो हर्ष का बेटा है, सन ऑफ हर्ष, देखिए लिखा हुआ है भोज, और खुद हर्ष, ये दोनों मारे जाते हैं। तो ये संग्राम राज और हर्ष की कहानी यहां पर खत्म हो गई, दो महत्वपूर्ण शासक। उसके बाद जयसिंह जो है, हाँ, ये लास्ट रूलर हैं, आपको याद रखना है। पैटर्न इनका, ये पैटर्न थे किसके? कल्हड़ के। कल्हड़ को इन्होंने संरक्षण दिया था, ठीक है, जो राजतरंगिणी के राइटर हैं। उसके बाद इसी के समय, मतलब जयसिंह के समय ही राजतरंगिणी जो है वो कंप्लीट की गई थी लिखकर। राजतरंगिणी लिखा था किसने? कल्हड़ ने। किसके समय पूरा हुआ था? तो जयसिंह के समय। तो आपको जो यहां से सवाल बनेगा तो देख लीजिए, ये तो मैं पहले भी बार बार बताते रहता हूं, कश्मीर में कितने वंश? 4 वंश। कौन कौन? कारकोटा, ठीक है, उत्पल, यस्कर और लोहार, ठीक है। अगर कहें कि कश्मीर की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का राइटर कौन है? तो कल्हड़। उसके अलावा क्षेमेंद्र ने कौन सी किताब लिखी कश्मीर के बारे, जहां से कश्मीर की जानकारी मिलती है? बृहत कथा मंजरी। सोमदेव ने कौन सी लिखी? तो कथा सरित सागर। यहां तक आपको ध्यान देना है। लोहार वंश की जानकारी कश्मीर के, लोहार वंश की का जो इंफॉर्मेशन है या जो जानकारी है वो राजतरंगिणी के किस भाग में है? 7 से 8वें भाग में, ठीक है, 7वें और 8वें भाग में चर्चा है, ठीक है। फाउंडर कौन था? तो संग्राम राज, लोहार वंश का। यशकर वंश से क्या रिलेशन था? तो ये नेफ्यू था रानी दिद्दा का, जो कि यशकर वंश के शासक क्षेमेंद्र गुप्त की पत्नी थी। हर्ष जो था उसके बाद वाला, ठीक है, कौन सा ऐसा शासक था, हाँ, जिसका कोर्ट एडवाइजर कल्हड़ था? तो हर्ष, ठीक है। उसके बाद
फादर ऑफ न्यू फैशन किसे कहा जाता है? तो हर्ष को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने कश्मीर में टोपी लगाने की, बिना दाढ़ी के मूछें रखने की, शॉल ओढ़ने की, ये सब परंपरा शुरू की थी, ऐसा माना जाता है। निगेटिव क्वालिटीज अगर देखें तो इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। नीरो के बारे में बता दिया कि नीरो जो था एक रोम का शासक था, जिसने क्या किया था जब रोम जल रहा था, हाँ, रोम प्रॉब्लम में था, वो मौज कर रहा था, हाँ, और इसका रीजन भी यही है कि इसको कश्मीर का नीरो कहने का, क्योंकि इसने अकाल के समय, फैमिन के समय, दुर्भिक्ष के समय बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेस लगा दिए थे, कर लगा दिए थे बहुत ज्यादा। हाँ, कल्हड़, इसी वजह से इसको तुर्क राजा भी कल्हड़ कहता है, क्योंकि इसने लूटा भी था। एक तो इसने टैक्स लगाया और मंदिरों को, मस्जिदों को, यानी टेम्पल्स और मॉस्क को इसने लूटा था। तो यह आ जाए कि लोहार वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने मंदिर और मस्जिदों को लूटा? तो हर्ष। तुर्क राजा किसे कहा गया? हर्ष को। किसने कहा? कल्हड़ ने। किसने अकाल के समय हेवी टैक्सेस लगाए? हर्ष ने। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। हाँ, इसका संरक्षक कौन था इसका कल्हड़ का? तो जय सिंह, ठीक है। और राजतरंगिणी किस शासक के कार्यकाल में कंप्लीट हुआ? तो जय सिंह के समय। तो ये पूरा हमने लाहौर वंश देख लिया, और इस तरह से हमने कश्मीर के 4 प्रमुख वंशों को खत्म कर लिया। प्रमुख तो 3 ही हैं, आपको कारकोटा, उत्पल और लोहार, लेकिन यशकर में थोड़ा सा था तो वो भी हमने जान लिया। तो इन वंशों को हमने खत्म कर लिया, और इस तरह से हमने नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम पोर्शन को खत्म कर लिया। अब खाली हमें एक हिंदू शाही वंश यहाँ पे अफगानिस्तान और भारत के बीच में आपको दिखाई देगा, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा हमें कालचोड़ी वंश के बारे में भी जान लेना चाहिए, जरूरत लगेगी तो मैं उसे भी बता दूंगा। तो इस तरह से हमने पूरे कश्मीर को देख लिया, और अलग अलग वीडियो में देखा है, ताकि छोटे छोटे वीडियो में आपको समझने में आसानी हो, बोरिंग भी ना लगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।